नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से सबसे पहले हम करंट अफेयर का जिक्र करेंगे, उसके बाद में हम इसी वीडियो के अंदर स्टैटिक जीके भी क्लियर करवाते चलेंगे। पहले करंट अफेयर, उसके बाद में स्टैटिक जीके के वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। हालांकि अपने पास में स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? मतलब एक ऐसा टैंक जो भारत में बना, भारत में निर्मित हुआ, और वो भारत का आज तक का सबसे बड़ा लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक था, और वो कौन से देश में भेजा गया है? देखो एक बार क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि भारत में निर्मित, क्वेश्चन है भारत में निर्मित सबसे बड़े, भारत में निर्मित सबसे बड़े, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को, तरल मतलब हम कह सकते हैं लिक्विड, तरल हाइड्रोजन टैंक को कौन से देश में भेजा गया है? कौन से देश में भेजा गया है? दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। भारत में निर्मित आज तक के सबसे बड़े, भारत में निर्मित आज तक के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को कौन से देश में भेजा गया है? तो दोस्तों आप बता देना, दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। अरे साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया भाई साहब कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताओगे एशिया महाद्वीप में है। एशिया में दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, जिसकी राजधानी सियोल है। सियोल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? सियोल। दक्षिण कोरिया कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। देश कितने हैं दोस्तों? एशिया महाद्वीप में 48 देश है। अरे बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार वीडियो। भारत में निर्मित आज तक के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को कौन से देश में भेजा गया है? दक्षिण कोरिया और भारत के अंदर लगातार मित्रता बढ़ती जा रही है, लगातार इनकी फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, और दक्षिण कोरिया जो एशिया के अंदर है। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र आया दक्षिण कोरिया का, तो हम जिक्र उत्तर कोरिया का भी करेंगे। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर भाई साहब आप ये व्हाट्सएप कुछ नहीं चला सकते, वरना दिमाग खराब कर देगा वहां का ताना साहब का। उत्तर कोरिया में इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं है लोगों को, कुछ अधिकारियों को बस इंटरनेट चलाने की अनुमति है। और यहाँ इंटरनेट बैन हो जाए ना, तो भाई साहब कोचिंग सेंटरों में भीड़ खत्म ना हो। इंटरनेट बैन हो जाए तो इंटरनेट कोई चला ही ना सकता, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी नहीं चलेगी तो ऑफलाइन में आएंगे, और ऑफलाइन में आएंगे तो दिमाग खराब होना ही होना, स्वाभाविक है दिमाग खराब होना। पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा हिंदुस्तान का यदि इंटरनेट बंद हो गया तो। ठीक है, लेकिन उत्तर कोरिया, इसके नीचे पड़ता है दोस्तों दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और इनके बीच से ये जो रेखा गुजर रही है ना दोस्तों, ये 38वीं समानांतर रेखा है। 38वीं पैरेलल लाइन, आपसे पूछे कि 38वीं पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच से गुजरती है? 38वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों से गुजरती है? उत्तर कोरिया और दोस्तों दक्षिण कोरिया। अब समानांतर रेखा का जिक्र हुआ है या रेखा का जिक्र हुआ है, तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रेखा कहां से गुजरती है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछे कि 24 डिग्री अक्षांश विवाद, 24 डिग्री लैटिट्यूड विवाद या 24 डिग्री अक्षांश कौन कौन से देशों के बीच से गुजरता है? भारत और पाकिस्तान के बीच से गुजरता है। और उसके बाद में दोस्तों अपने पास में आता है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों से गुजरती है? 49वीं समानांतर रेखा, तो आप बता देना दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच से, अमेरिका और कनाडा के बीच से 49वीं समानांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो उत्तरी एंड दक्षिणी वियतनाम से गुजरती है। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आप नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को सभी को। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम से गुजरती है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
मैगिनोट रेखा, मैगिनोट जो रेखा है ना, ये मैगिनोट रेखा कहां से गुजरती है? मैगिनोट रेखा तो जर्मनी व फ्रांस के बीच से, जर्मनी व फ्रांस के बीच से गुजरती है, जर्मनी व फ्रांस के बीच से मैगिनोट रेखा। उसके बाद में दोस्तों हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच, जर्मनी व पोलैंड, जर्मनी व पोलैंड के बीच से ये रेखा गुजरती है, जर्मनी व पोलैंड। और उसके बाद में दोस्तों मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा, मैनर रहीम रेखा, ये जो मैन रहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस एंड फिनलैंड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार, एक भी पर्सन नहीं छोड़ूंगा मैं, सारे पर्सन क्लियर करवाते चलूंगा। कि अपना पहला क्वेश्चन है ये, अभी तक पहला ही क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को कौन से देश में भेजा गया है? तो दोस्तों बता देना दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो एशिया में है, दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरिया। और जिक्र आता है उत्तर कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? 38वीं समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा। लेकिन बात करें 24वीं समानांतर रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं पैरेलल लाइन का जिक्र करें तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच, 17वीं समानांतर रेखा का जिक्र किया जाए तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा है। दोस्तों मैगिनोट रेखा का जिक्र किया जाए ना, मैगिनोट रेखा, तो मैगिनोट जो रेखा है वो जर्मनी व फ्रांस के बीच में है, मैगिनोट रेखा जर्मनी व फ्रांस के बीच, मैगिनोट रेखा। 17वीं रेखा जो है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, मैगिनोट रेखा का जिक्र किया जाए तो जर्मनी व फ्रांस के बीच में, जर्मनी व फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच, हिडनबर्ग रेखा है ना दोस्तों जर्मनी व पोलैंड के बीच में है। और मैन रहीम रेखा है ना वो रूस और फिनलैंड के बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और मेरे साथ में बने रहना, वीडियो पर अंत तक बने रहना, ठीक है। पसंद आए तो ही शेयर करना, पसंद ना आए तो बेशक रहने देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप देखते रहना, रोज सुबह मिलते हैं हम 7 बजे के आसपास, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ में आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां खादी उत्सव को संबोधित किया है? अपने जो प्यारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है इसने कहां पर खादी उत्सव, इसने कहां पर खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे अहमदाबाद। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के ऊपर हैं और वो गुजरात दौरे में अहमदाबाद भी गए थे। वहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खादी उत्सव को संबोधित किया है और यहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खादी को आगे बढ़ने से दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता। ये दोस्तों अहमदाबाद का यदि जिक्र किया जाए, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है, गांधीनगर। और दोस्तों गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर है, साबरमती नदी। और अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों साबरमती नदी के किनारे हैं, जो गुजरात के शहर है। दोस्तों ये गुजरात है ना जिसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात का मुख्यमंत्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खादी उत्सव को संबोधित किया है? कहां पर खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो अहमदाबाद में खादी उत्सव को संबोधित किया है। जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी, 100 इंटरनेशनल मैच, ये है हाल ही में देश के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना विराट कोहली बना है, विराट कोहली। 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला विराट कोहली, ध्यान रखिएगा। विराट कोहली जिसका संबंध किससे दोस्तों? क्रिकेट से। और क्रिकेट का जो खेल ग्राउंड है ना वो किस नाम से जाना जाता है? पिच के नाम से, पिच के नाम से क्रिकेट का खेल ग्राउंड जाना जाता है। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो मालूम होगा,
जो गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का, ध्यान रखना। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया है? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ से आप क्या समझते हो? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो दोस्तों आप बता देना, पोखरण से। अरे पोखरण कहां है? राजस्थान में। अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र है। और ये राजस्थान दोस्तों कब बना था? 1949 में बना था। और पोखरण कहां है? राजस्थान में। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण भी जो किया गया था ना 1974 में, वो भी पोखरण में। दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था, वो भी पोखरण के अंदर ही किया गया था। लेकिन हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया है या परीक्षण किया है कहां पर? तो आप बताएंगे पोखरण में। दोस्तों जिक्र आया डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछे ना तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। और दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अरे दोस्तों ये डीआरडीओ जिसका वर्तमान में नया अध्यक्ष बना है, और कौन बना है? तो समीर वी कामत बना है। समीर वी कामत डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बना है, समीर वी कामत। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इस समीर वी कामत ने दोस्तों किसका स्थान लिया है? तो जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का है, नई दिल्ली के अंदर है। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया? पोखरण से। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना, जिसका अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, मेरे साथ में आप बने रहिएगा। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे, मेरे साथ में आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, मजा आ रहा है ना एकदम। मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, बिना बकवासबाजी की क्लास होती है यहाँ। नो को किसी प्रकार की कोई भड़कबाजी ना होती, किसी प्रकार की कोई बकलोल बातें हम करते नहीं है, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ, भाई वाह। भारत का सर्वश्रेष्ठ जो आकांक्षी जिला है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला वो किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे हरिद्वार। सर्वश्रेष्ठ जो आकांक्षी जिला है ना, वो किसे घोषित किया गया है? तो आप बताएंगे दोस्तों हरिद्वार। एक्चुअल में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मानक तय किए गए थे, उन्हीं मानकों के ऊपर यदि कोई जिला खरा उतरता है, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मानक तय किए गए थे, और उन मानकों की तरफ से कोई जिला उन मानकों के ऊपर खरा उतरता है, तो उसे भाई साहब ध्यान रखिएगा आकांक्षी जिला बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मानक तय किए गए थे, उनके ऊपर खरा उतरा था हरिद्वार। और जैसे ही हरिद्वार उतरा, ये देश का पहला आकांक्षी जिला बना दिया गया। अरे देश का पहला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बना है दोस्तों हरिद्वार। दोस्तों हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड कब बना था? 2000 में। दोस्तों उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ध्यान रखिएगा, गुरमीत सिंह। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? कौन सा देश है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बहुत शानदार भाई साहब। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है?
ओन की चपेट में आया है। ये भाई माओन एक चक्रवात का नाम है और इसकी चपेट में जो देश आया है ना, इसकी चपेट में वो कौन सा देश आया है दोस्तों? तो आप बता देना, फिलीपींस आया है रे, फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हाल ही में दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में, माओन की चपेट में कौन सा देश आया है? तो प्यारे साथियों बता देना, फिलीपींस आया है, फिलीपींस। अरे फिलीपींस दोस्तों जिसकी राजधानी क्या है? मनीला है, मनीला। और इस मनीला का यदि जिक्र किया जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दोस्तों जो पुरस्कार दिया जाता है ना, उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अरे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। और हाल ही में कौन सा देश, हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो फिलीपींस आया है, फिलीपींस, जो कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहां स्थापित किया गया है? भाई शानदार क्वेश्चन है ये भी। भारत का पहला, दोस्तों भारत का पहला, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत का पहला दोस्तों भूकंप स्मारक कहां स्थापित किया गया है? तो आप बता देना दोस्तों, भुज में। और भुज कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, गुजरात में है, गुजरात में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। भारत का पहला भूकंप स्मारक, भारत का पहला दोस्तों भूकंप स्मारक कहां स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला यदि भूकंप स्मारक का जिक्र किया जाए ना, तो दोस्तों भारत का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया गया भुज में। और दोस्तों भुज कहां है? तो दोस्तों बता देना, गुजरात में, गुजरात में है भुज। 2001 में यहां पर भूकंप आया था, जिसके कारण हजारों की संख्या में, लगभग 12-13 हजार लोग मारे गए थे। उनकी स्मृति के अंदर ही ये पहला, भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में दिखाया गया है लोगों ने अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना किया था और उन परेशानियों को झेलते हुए वो लोग अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े थे, तो उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो देश का पहला जो भूकंप स्मारक बना है दोस्तों, वो भुज गुजरात में बना है। और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल ये गुजरात का मुख्यमंत्री है दोस्तों, सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर करते हैं हम। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अरे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना, मीठे पानी की झील, वो कौन सी है? तो आप बता देना, सुपीरियर झील। ये भाई साहब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये किसकी सीमा के ऊपर स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा के ऊपर स्थित है। दोनों ही देश कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर कोरिया में, कोरिया नहीं, नॉर्थ अमेरिका। ध्यान रखना। हाल ही में जो एक क्वेश्चन बना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। दोनों ही देश कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? तो अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। अरे पिट संप्रास का संबंध किस खेल से है? पिट संप्रास, ये क्वेश्चन है कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। पिट जो संप्रास है ना, पिट संप्रास, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो दोस्तों आप बता देना, इसका संबंध टेनिस से है। पिट संप्रास का संबंध किससे है? टेनिस से इसका संबंध है। कवि हरिसेन किसके दरबार में हुआ करता था? एक कवि हुआ करता था हरिसेन। और ये हरिसेन किसके दरबार में था? तो आप बताएंगे भाई साहब, समुद्रगुप्त के दरबार में। और ये जो समुद्रगुप्त है ना, इसको भाई साहब सिंगिंग का बहुत शौक था। इसको भाई साहब एकदम भजन वजन ये करने का बहुत शौक था, गाने वालों का। क्योंकि हमें पता चला है इसके सिक्के मिले और सिक्कों के ऊपर ये वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगीत प्रेमी इंसान था समुद्रगुप्त। और इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन। पंचतंत्र किसने लिखी थी रे? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक का जिक्र किया जाए तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली में कौन सा विटामिन मिलता है?
जो अपने पास में मूंगफली होती है ना, मूंगफली, इस मूंगफली में कौन सा विटामिन मिलता है रे दोस्तों? तो विटामिन B1 मिलता है, B1। मूंगफली जो विशेष रूप से काली मिट्टी के अंदर होती है, जो सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, जो एक तिलहन फसल है, ध्यान रखिएगा। और ये मूंगफली जिसमें 42% तेल का अंश मिलता है, मूंगफली पौधों की जड़ों से प्राप्त की जाती है। और ध्यान रखिएगा मूंगफली में विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। डबल फॉल्ट का संबंध, डबल जो फॉल्ट है ना, डबल फॉल्ट, इस डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? तो डबल फॉल्ट शब्द है ना, ये भाई साहब किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों आप बता देना, टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस खेल से रिलेटेड है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों आप बता देना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। शीशे के सिक्के कौन से वंश ने चलाए थे? शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्कों का जिक्र किया जाए तो शीशे के जो सिक्के चले थे ना, वो दोस्तों सातवाहन वंश ने चलाए थे, सातवाहन वंश ने सिक्के के शीशे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी? दामोदर, दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, ये कब शुरू हुई थी? तो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। रोज सुबह मिलेंगे, मेरे साथ में बने रहना, कास्ट क्लासेस के ऊपर आप जुड़े रहना। दोपहर में और भी वीडियो आती है, शाम को भी और वीडियो आती है, तो सारी वीडियो आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।